बेटा कल बात की थी किसकी, डीएनए की। एक मिनट देख लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, न्यूक्लियस की। किसकी बात की थी, ठीक है ना। न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन होती थी बेटा, सिंगल या डबल, डबल मेम्ब्रेन होती थी, ठीक है ना। और ये जो बीच बीच में गैप होते थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, इनको क्या बोलते थे बेटा, न्यूक्लियर पोर। इनको बोला जाता था न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर बनते कैसे थे आपसे, द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है ना। इनका साइज कितना होता था न्यूक्लियर वो सॉरी ठीक है ना, इनमें डबल मेम्ब्रेन होती थी, एक मेम्ब्रेन होती थी इनर और एक होती थी आउटर, ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इधर होती थी बेटा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस कितना होता था, 50, ठीक है, नैनोमीटर यहाँ तक। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता था बेटा उसको क्या बोलते थे, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो ध्यान से कुछ चीज़ें समराइज करते चलो, ठीक है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म, इधर देखो वो फ्लूइड, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर हो लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को, लेकिन न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर हो उसको क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म। इन दोनों प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को ही मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब अच्छा बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको बोला जाता है बेटा मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और वैक्यूल के अंदर, ठीक है ना, जो फ्लूइड भरा होता है वैक्यूल के अंदर उसको क्या बोलते हैं, सेल सैप, सेल सैप। तो इतने तरह के फ्लूइड होते हैं, एक बार याद कर लो। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर हो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। इसमें प्रेजेंट स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनेल नहीं बोला जाता, तो न्यूक्लियस हमारा सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है ना। और इन दोनों को मिला के बोलते थे प्रोटोप्लाज्म। और ये बताया था कि ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर ये प्रेजेंट है तो वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा, नहीं तो वो डेड होगा। मैट्रिक्स किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। स्ट्रोमा किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और सेल सैप किस में पाया जाता है, वैक्यूल में। ये सारे के सारे फ्लूइड हो गए। अब यहाँ भैया न्यूक्लियोप्लास्ट था, इसके अंदर, ठीक है ना, दो तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। एक तो पतले पतले धागे जो एक दूसरे में उलझे हुए थे, इन धागों को बोलते थे बेटा क्या, क्रोमैटिन नेटवर्क। इस पूरे के पूरे नेटवर्क को बोलते थे, जाल को बोलते थे क्रोमैटिन जाल या फिर क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है ना। अब इस क्रोमैटिन नेटवर्क के एक धागे को क्या बोलते थे, क्रोमैटिन थ्रेड्स। और क्रोमैटिन, इनको क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलो या फिर क्रोमैटिन बोलो। और एट द टाइम ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पर, सेल डिवीजन के टाइम पर यही क्रोमैटिन थ्रेड्स किस में चेंज हो जाते थे, क्रोमोसोम। तो एक बात बोल दी थी आपसे कि क्रोमोसोम टर्म तभी यूज करोगे जब सेल का, ठीक है ना, सेल डिवीजन हो रहा होगा। और सेल का डिवीजन नहीं हो रहा होगा तो आप क्रोमोसोम टर्म की बात नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तब तक, जब तक सेल में सेल डिवीजन नहीं है तब तक क्रोमैटिन थ्रेड्स टर्म यूज किया जाएगा। सेल डिवीजन हो रहा होगा तब क्रोमोसोम बनेगा और क्रोमोसोम तभी टर्म यूज किया जाएगा। अब अच्छा, यहाँ पर एक जबरदस्त पॉइंट मेंशन नहीं किया था लास्ट क्लास में, आज मेंशन कर लेना। पूछा जाता है अब भाई सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में
दो स्टेज होती हैं, एक रेस्टिंग फेज जिसको इंटरफेज बोलते हो जिसमें G1 S G2 आता है, और एक M फेज होता है, और M फेज में भी दो, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो पहले एक न्यूक्लियस से एक सेल में दो न्यूक्लियस बनते हैं, और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो फाइनली एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस वो भी 4 स्टेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोमोसोम का बेस्ट मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी का मतलब साइज या लेंथ कब दिखाई देती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपका बेस्ट मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी का मतलब बेटा क्या बताया अभी, या तो साइज या फिर लेंथ, कब दिखाई देती है, तो चुपचाप आप आंसर कर देंगे मेटाफेज, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि बेस्ट शेप, ठीक है ना, क्रोमोसोम किस आकार का है, किस शेप का है, ये कब दिखाई देता है, तो आप चुपचाप आंसर करेंगे एनाफेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रोमोसोम का बेस्ट साइज कब दिखाई देता है, तो मेटाफेज। साइज और शेप में कंफ्यूजन है, ठीक है। साइज का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, और शेप का मतलब है वो किस तरह का दिख रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, ये दो चीजें मेंशन कर लेना। अब ध्यान सुनना, लास्ट बात, एक बात और, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ, अच्छा ठीक है ना, इसको हटाने से पहले हम देख लेते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तब तो समझ में आएगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है ना बेटा। अब देखो क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में एक मिड पॉइंट होता है जिससे एक ऊपर आर्म और एक नीचे आर्म जुड़ी रहती है, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम की क्या है बेटा, आर्म्स। इन आर्म्स को ही नाम दिया जाता है क्रोमैटिड्स। क्या नाम दिया जाता है, क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम की भुजाओं को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स। और ये होते हैं भुजाओं के सिरे, ठीक है ना, एंड्स, शीर्ष, इनको बोलते हैं बेटा टीलोमियर। क्या बोलते हैं, टीलोमियर्स, ठीक है ना। अब दोनों भुजाएं, दोनों आर्म्स जिस पॉइंट्स पर जुड़ती हैं उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है ना। अब सुनना बेटा, ठीक है ना, इस सेंट्रोमियर से दो रिंग लाइक, दो छल्ले जैसी संरचनाएं निकली रहती, इनको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या बोलते हैं, ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो ये कितने क्रोमोसोम है बेटा, एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम है। अब पूछा जाए एक क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमियर, तो आंसर है, ठीक है ना, अच्छा एक, ठीक है ना। क्रोमैटिड दो, और एंड्स दो, और काइनेटोकोर भी दो। लेकिन अब सुनो, अगर इस क्रोमोसोम को इस फॉर्म में चेंज कर दें, ठीक है ना, ये भी क्रोमोसोम है और ये भी, ठीक है ना, बस समझना मेरी बात। ये हमने बताया कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन होते समय, ठीक है ना, सेल डिवीजन होते समय कहानी क्या होती है बेटा, ठीक है ना, पहले चलती है इंटर फेज और फिर चलती है डिवीजन फेज, ठीक है ना। इंटरफेज में होता है G1 S G2, समझ गए। तो एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, सिंथेटिक फेज बोला जाता है इसे। तो डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी कि क्रोमोसोम का अमाउंट डबल होता है। तो अमाउंट डबल क्रोमोसोम का कैसे होता है, नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, अमाउंट डबल होता है। मतलब डीएनए, ठीक है ना, 1 ग्राम था यहाँ पर, तो एस फेज में कितना हो जाएगा, 2 ग्राम अमाउंट। लेकिन यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम या डीएनए था, तो यहाँ पर भी एक ही क्रोमोसोम या डीएनए रहेगा। अब वो नंबर कैसे बढ़ता, वो अमाउंट कैसे बढ़ता है, हम वो बता रहे हैं। यहाँ पर बेटा सेंट्रोमियर कितने हैं, है कि नहीं, और अभी भी काइनेटोकोर कितने होंगे, एक इधर एक इधर। लेकिन क्रोमैटिड कितनी हो गई, 4। टीलोमियर कितने हो गए, ठीक है ना। तो जब तक सेंट्रोमियर एक रहेगा क्रोमोसोम एक रहेगा। कितने सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम कितने सेंट्रोमियर, ठीक है ना, सेंट्रोमियर बेटा 1 है, तो ये भी क्रोमोसोम कितना है,
क्रोमोसोम ये भी कितने हैं 1, ठीक है ना, ये भी 1 क्रोमोसोम है। लेकिन देखो भाई इधर क्रोमेटिड कितनी है 2, इधर कितनी हो गई, तो मतलब ये इधर डीएनए का अमाउंट 1 ग्राम है तो इधर कितना हो गया 2 ग्राम। तो डीएनए का नंबर सेम रहे लेकिन अमाउंट डबल करना हो तो क्या करेंगे, क्रोमेटिड्स का नंबर डबल कर देंगे। ये तरीका होता है डीएनए का बढ़ाने का, ठीक है। अभी ये सेल डिवीजन में सारे टर्म परेशान करेंगे, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं आगे, ये 2 पॉइंट मेंशन करो पहले तो, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं बेटा, एक चीज और समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा ये बात ये बताओ कि आरआरएनए न्यूक्लियोलस से बनता है, एमआरएनए टीआरएनए न्यूक्लियस से बनते हैं, तो खुद न्यूक्लियोलस कहाँ से बनता है, केंद्रिका कहाँ से बनती है, अब समझाते हैं। अभी बताया बेटा ये क्या है, नॉर्मली क्रोमोसोम कैसे होते हैं, इस आकार के, ठीक है, हाँ भाई डंबल से इस आकार के होते हैं नॉर्मली क्रोमोसोम। तो बेटा ऐसा नहीं लग रहा है ये वाला आर्म वाला पोर्शन थिक है और यहाँ सेंट्रोमियर पहुँचते पहुँचते ये थिन हो रहा है, कोई मोटी चीज़ थी और यहाँ पर पतली हो रही है, ठीक है ना, दब रही है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन। दबने को क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब बेटा ये कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ पर है, सेंट्रो, नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा ये सेंट्रोमियर हर एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा या कुछ स्पेशल में, हर एक में प्रेजेंट होगा। तो सेंट्रोमियर रिप्रेजेंट करता है बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को, ठीक है ना। और ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है बेटा प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम्स, दुनिया के सारे क्रोमोसोम्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है नॉर्मल क्रोमोसोम। अब सुनो स्पेशल क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें क्या है बेटा, यहाँ पर ये रहा सेंट्रोमियर और ये रही है क्रोमेटिड। आप समझना ध्यान से अगर मेरी बात समझ में आए तो, समझ गए कि नहीं। ये क्या है सेंट्रोमियर, बोले तो कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पेशल क्रोमोसोम्स, जिनमें प्राइमरी एक जगह कॉन्स्ट्रिक्शन या दबाव तो होता ही, साथ ही साथ दूसरी जगह भी दबाव पाया। जो दूसरी जगह पर दबाव होता है उस रीजन को, उस क्षेत्र को बोलते हैं नॉर, फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसी रीजन से फॉर्मेशन होता है किसका, न्यूक्लियोलस का, मतलब क्रोमोसोम में। और ये हर एक क्रोमोसोम में होगा या कुछ स्पेशल, स्पेशल बोला है, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम या प्रेजेंट इन सम क्रोमोसोम, प्रेजेंट इन सम क्रोमोसोम। अगर ह्यूमन की बात करें, इंसानों की बात करें, अपनी बात करें तो 14, ठीक है ना, 13, 14, 15, 21 और 22 पेयर के क्रोमोसोम ऐसे होते हैं। हम लोगों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम, 23 जोड़ी, अरे 23 पेयर यानी 46 होते हैं। तो 13वां पेयर, 14वां पेयर, 15वां पेयर, 21वां पेयर और 22वां पेयर, सॉरी 22वां पेयर, ये पेयर ऐसे होते हैं जो दिखने में, समझ गए, यानी उनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और दूसरी जगह भी दबाव पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना। तो सेंट्रोमियर इज कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम्स, NOR नॉर इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन सम क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना।
अब ये ह्यूमन की बात की जाती, अब समझना बेटा, ठीक है ना। ये डीएनए का, अरे क्रोमोसोम में मेनली क्या होता है, डीएनए होता है ना यार। तो डीएनए का इतना पीस अलग हो गया है, इस डीएनए को वो ही बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए। क्या बोला जाता है, नाम पढ़ा होगा जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी होगी, तो यही है सैटेलाइट डीएनए। समझ रहे हो कि नहीं, जो और इस सैटेलाइट डीएनए की प्रेजेंस की वजह से इस स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम का एक नाम और हो जाता है सेट क्रोमोसोम। क्या नाम हो जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए, वो नॉर्मल क्रोमोसोम वैसा होता है, स्पेशल वाला ऐसा होता है। समझ गए, बनाना चाहोगे इसको, ठीक है ना। तो ठीक, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन किसका बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। नहीं समझे, सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, इसके आधार पर क्रोमोसोम होते हैं, क्लासिफिकेशन किया गया। और ये क्लासिफिकेशन बेटा, ठीक है ना, 4 तरह का है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो यही लिख दे रहे हैं 4 टाइप्स के। आप सुनो, एनसीईआरटी में एक फिगर गलत बना है, ठीक है ना, अभी लाए नहीं, और अगले टर्म पे मंगा लेंगे फिर कभी, तब बता दें। अभी हम सही बना रहे हैं। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर तो हो, अच्छा उसमें सेंट्रोमियर तो हो, लेकिन सेंट्रोमियर आर्म की कहाँ पर हो, टिप पर हो। अरे यार, एक ही आर्म है, एक ही भुजा है, एक ही क्रोमेटिड उसके शीर्ष पर है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर एट टिप, एक क्रोमोसोम तो ऐसा हो सकता है। समझ गए। तो इसकी खास बात क्या है, इसमें सिंगल आर्म ही होगी, ठीक है। अगली बात, अब ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा खिसक के नीचे आ जाए, जब थोड़ा सा बेटा नीचे खिसक के आ जाएगा तो एक आर्म बहुत छोटी बन जाएगी और एक आर्म बहुत, समझ गए कि नहीं, तो बोलेंगे सेंट्रोमियर जस्ट बिलो एट टिप, टिप से थोड़ा सा नीचे है। अब पहचानोगे कैसे, 1 आर्म, ये वर्ड मिलेगा 1 आर्म वेरी लार्ज एंड अदर आर्म इज वेरी शॉर्ट, एक आर्म बहुत छोटी है और एक आर्म बहुत बड़ी है, तो क्रोमोसोम इस तरह का होगा। अब सुनो ध्यान से, अगला सेंट्रोमियर और नीचे खिसक के आ गया, तो एक आर्म हल्की सी छोटी रह गई और एक आर्म हल्की सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर कहाँ पर पहुँचने वाला है, जस्ट मिड में, लेकिन अभी पहुँचा बीचों बीच में पहुँचा सेंट्रोमियर, ठीक है ना, स्लाइटली, ठीक, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर। अब सुनो बेटा यार, तो आप पहचानो कैसे, ठीक है। 1 आर्म क्या बोलेंगे, स्लाइटली लार्ज, एक बहुत जरा सी बड़ी होगी और एक जरा सी, एंड अदर इज, एंड अदर इज स्लाइटली स्मॉल। नहीं समझ पा रहे हो। और लास्ट कैटेगरी पर आते हैं बेटा, सुनो, सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच में पहुंच गया, तो ये आर्म और ये आर्म एग्जैक्टली क्या हो गई, इक्वल, तो क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर एट सेंटर, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, बोथ आर्म आर इक्वल
नहीं समझे? तो ये 4 तरह। अब इनके नामकरण भी तो करने। टिप पर सेंट्रोमियर है तो इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। इस क्रोमोसोम का नाम क्या होता है? ठीक है ना बेटा? स्लाइटली, ठीक है ना, नीचे आ गया थोड़ा सा, ठीक है ना, नीचे पोजीशन पर आ गया तो इसको बोलते हैं बेटा एक्रोसेंट्रिक। बेटा ये बीचों बीच से थोड़ा सा दूर रह गया तो सब मेटासेंट्रिक। ठीक है ना? और ये है बेटा आपका मेटासेंट्रिक। तो क्रोमोसोम कितने तरीके के? 4 तरीके। इसका बेटा शेप बोला जाता है जे या फिर एल शेप। अब क्यों बोला जाता है? जे में ये आर्म तो बड़ी है और ये आर्म, एल में ये आर्म तो बड़ी है और ये आर्म, समझ रहे? इसलिए जे और एल शेप बोला जाता है। ठीक है। अब इसको बोला जाता है बी शेप। देखो बी में ये भी आर्म जितनी है उतनी ही, या फिर आई शेप, आई में मिड पॉइंट से जितना ऊपर जाओगे उतना ही। तो ये बी और आई शेप होते हैं और वो जे और, ये भी पूछा गया। बना लो बेटा ऐसे। ठीक है ना? जरूरत से ज़्यादा बड़े क्रोमोसोम जब हो जाते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं जॉइंट क्रोमोसोम। और दुनिया में 2 तरह के जॉइंट क्रोमोसोम मिले हैं जो बहुत बड़े होते हैं आकार में। ठीक है ना? तो बात है अगली, जॉइंट का मतलब होता है बहुत बड़े। जॉइंट क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ये 2 तरह के हैं बेटा। एक को बोलते हैं, ठीक है ना, नाम सुना होगा आपने, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। ठीक है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प साफ करने वाला, अब तो लैम्प ही नहीं होता तो ब्रश कहाँ से तुमने देखा होगा? पहले आता था लैम्प साफ करने वाला ब्रश, उस आकार के होते हैं इसलिए इनको बोला जाता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। और दूसरे होते हैं बेटा पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम बहुत बड़े आकार के क्रोमोसोम होते हैं इसलिए इनको बोला जाता है जॉइंट क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था बेटा फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग। और इनको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोलार। ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? अब सुनो, ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ये पाए जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाए कहाँ जाते हैं। ये पाए जाते हैं oocytes। oocyte का मतलब एग सेल। एग सेल, जो एग होता है ना उनको बोलते हैं oocyte। oocytes ऑफ वर्टिब्रेट। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके oocytes, अंडों में ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सिलेवरी ग्लैंड्स ऑफ सर्टेन डिप्टेरन। ये एक ऑर्डर है इंसेक्ट का, इंसेक्टा क्लास है, उसमें जितने भी मेंबर आते हैं उनको इंसेक्ट्स बोलते हैं। और क्लास से छोटी कैटेगरी होती है ऑर्डर, तो उस क्लास के अंदर एक ऑर्डर आता है डिप्टेरा। ठीक है ना? सिलेवरी ग्लैंड्स ऑफ सर्टेन डिप्टेरन इंसेक्ट। ठीक है, उसमें ये पाए जाते हैं और उसका एक एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला। ठीक है ना? ड्रोसोफिला। सिलेवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा में, अडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। लार्वा की सिलेवरी ग्लैंड की में, और किसकी? सर्टेन डिप्टेरन इंसेक्ट की। ठीक है ना? ये पूरा पॉइंट याद रखना, इसमें पाए जाते हैं। और इसमें स्पेशल रिंग्स नोन एज बाल, ठीक है ना, बालबियानी रिंग्स प्रेजेंट। तो पूछा जाता है बालबियानी रिंग्स किस में होती हैं? इसमें है, इसमें? तो आंसर है इसमें। ठीक है ना? बस बात खत्म, छाप लो। बेटा फाइनली लास्ट हेडिंग पर हम लोग आ गए इस चैप्टर की, जिसको बोलते हैं आरएनए। आरएनए क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं वो पहले ही बता चुके हैं। यहाँ सिर्फ हमें बताना है कि डिफरेंस क्या है आरएनए जो होते हैं उनमें। ठीक है, तो बात करते हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। ठीक है ना? कोई कठिन बात तो है नहीं वो तो। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स के। ठीक है ना?
एक को क्या बोलते हैं बेटा, एक को बोलते हैं mRNA, एक को बोलते हैं, ठीक है ना, tRNA, और एक को बोलते हैं rRNA, ठीक है ना। इसमें M का मतलब है बेटा मैसेंजर, मैसेंजर RNA। इसमें T का मतलब है ट्रांसफर, ट्रांसफर। तो ये किसको ट्रांसफर, ये मैसेज देगा, ये ट्रांसफर करेगा। इसका राइबोसोमल, राइबोसोम को बनाएगा, इसलिए राइबोसोमल मतलब है सबका। मैसेंजर क्या है, mRNA पर 3 नाइट्रोजन बेस का एक सीक्वेंस कहलाता है कोडॉन, और जैसा होता है कोडॉन वैसा उस पर जुड़ता है एंटी कोडॉन, और वैसा ही उसके रिगार्डिंग आता है अमीनो एसिड, और वैसी बनती है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज अपने अंदर रखता है, जैसा इसके अंदर होगा कोडॉन, पढ़े होंगे कोडॉन, ठीक है ना, एनसीईआरटी में, कि AUG मिथियोनिन को कोड करता है। अगर AUG आ गया mRNA पर तो अमीनो एसिड जो आएगा वो हमेशा मिथियोनिन ही आएगा, समझ गए कि नहीं। तो ये अमीनो 3 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस कहलाता है कोडॉन, और ये मैसेज रखता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैसेंजर। ये ट्रांसफर क्या करता है, ठीक है ना, इसके पास मैसेज है कि AUG है हमारे पास, तो ये कह रहा है कि अमीनो एसिड हमारे पास मिथियोनिन लेकर आओ, तो कौन लेकर आएगा, ट्रांसफर RNA। ये उस, ठीक है ना, tRNA को साइटोप्लाज्म से ढूंढ कर लाएगा और mRNA पर अटैच्ड कर देगा, ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को, इसलिए इसका नाम पड़ता है ट्रांसफर। और ये राइबोसोम को बनाता है, इसलिए इसका नाम है राइबोसोमल। मतलब समझ गए। अब ध्यान सुनना, ये बेटा लीनियर होता है, कैसा होता है, लीनियर। ये वाला क्लॉवर लीफ लाइक, ठीक है ना, हाँ, क्लॉवर लीफ लाइक दिखता है, ठीक है ना। और ये बेटा होता है स्फेरिकल। तो एक रेखीय है, एक क्लॉवर, ठीक है ना, क्लॉवर पत्ते जैसा है, ठीक है ना, और एक स्फेरिकल गोला का है। अगली बात सुनिएगा बेटा, अगर बात करें ये, ठीक है ना, मीडियम साइज का होता है, मीडियम साइज का। ये वाला स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा हो, और ये लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। ध्यान सुनना, इस पर कोडॉन्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इस पर क्या पाए जाते हैं, एंटी कोडॉन्स, कोडॉन्स। और इस पर ना कोडॉन होते हैं ना, लेकिन एक चीज होती है कोड, ये होते हैं DNA पर। कहाँ पर होते हैं, तो कोड DNA पर, कोडॉन mRNA पर, एंटी कोडॉन tRNA। कभी गड़बड़ तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ध्यान सुनना बेटा, इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियस में, ठीक है ना। इसकी भी सिंथेसिस कहाँ होती है बेटा, सॉरी, इसकी सिंथेसिस होती है, ठीक है ना, ये हमने बताया था mRNA और tRNA कहाँ बनते हैं, ठीक है ना। इसकी भी सिंथेसिस न्यूक्लियस में होगी, इसकी भी सिंथेसिस, अरे DNA से बन रहा है तो ये भी कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस में ही बनेगा। और RNA ये भी कहाँ बनता है, न्यूक्लियस नहीं, अब अच्छा, न्यूक्लियस में बनेगा और ये बनेगा DNA से, ये भी न्यूक्लियस में बनेगा और ये बनेगा DNA से, ये भी न्यूक्लियस में बनेगा, लेकिन ये बनेगा न्यूक्लियोलस से। नहीं समझ पा रहे हो, समझ गए कहानी, ठीक है ना। तो सब बनते हैं, ठीक, ये हो गए डिफरेंस। अब एक पॉइंट नोट करके और लास्ट में छाप लेना बेटा, ध्यान से सुनना, DNA से क्या बनता है, mRNA, और mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन। DNA से mRNA का बनना, DNA से पहले पुराने DNA से क्या बनता है, नया DNA, तो DNA से DNA का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन, द्विगुणन, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन।
डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। हाँ, यही पूरा है सेंट्रल डोग्मा। अब जब जेनेटिक्स पढ़ा देंगे तब कभी एमआरएनए से प्रोटीन बन जाए तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अरे ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ट्रांसक्रिप्शन। और इसको साइंटिस्ट टेमिन ने खोजा था, इसीलिए इसको बोला जाता है टेमिनिज्म। क्या बोला है? टेमिनिज्म। ये नोट करके बना लेना। तो ये चैप्टर हो गया आपका सेल, ठीक है ना बेटा।